हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से मेरे इस चैनल में वेलकम है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है आप लोगों का। बस 2-3 दिन में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आ गया है डेट का। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2019 में पूछा गया था 1 to 5 के लिए, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके 30 प्रश्न के सेट लेकर के मैं आया हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था 2019 में। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, अब बड़ी गौर से समझिए दोस्तों। भाषा के अर्जन भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो दोस्तों, ये कौन सी अवस्था होगी जिसमें बच्चे भाषा का अर्जन कर पाएगा और विकास सर्वाधिक कर पाएगा। तो इसके लिए जो आपका अवस्था है, जन्म पूर्ण अवधि तो नहीं होगा दोस्तों। इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। किशोरावस्था भी नहीं और मध्य बाल्यावस्था भी नहीं। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, इस अवस्था में जो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। एक मिनट फ्रेंड, इस ये प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, इस बाल्यावस्था में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये जो भाषा अर्जन जो बच्चे सीखते हैं, इसमें एक पॉइंट और है कि सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि इसलिए कहा जाता है इस प्रारंभिक बाल्यावस्था को, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो सीखते हैं वह प्रतिदिन के हिसाब से 25 से 50 शब्द वो सीख जाते हैं इस अवस्था में। इसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2009 में पूछा गया, इस तरह का प्रश्न में रहेगा। क्वेश्चन सेकंड है, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो दोस्तों, कोहलबर्ग का जब संबंध आएगा तो ये नैतिक अवस्था वाले सिस्टम से ही आता है। तो नैतिक अवस्था वाला जो सिस्टम है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्था बताई है दोस्तों, याद रखेंगे। इसने 6 अवस्था बताई है और प्रत्येक अवस्था को प्रत्येक 6 अवस्था जो है वो 2-2 अवस्थाओं में वितरण किया गया है। यानी कि 3 अवस्था इन्होंने बताया है, 1, 2, 3 अवस्था। इस 3 का 2 पार्ट, सब पार्ट, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, यानी कि 6 पार्ट इसका हो गया दोस्त। पहला जो बताया है प्री कन्वेंशनल स्तर, जिसमें 2 को मौका दिया है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें कन्वेंशनल स्तर की बात की है, जिसमें 2 पॉइंट इसमें प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और तीसरा पॉइंट जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो हम बात करते हैं कि लॉरेंस साहब ने, कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तावित किया है, नैतिक विकास की एक अवस्था। तो हम जो इस 6 अवस्था को देखे हैं, इसमें एक अवस्था आपको मिला है और वो अवस्था मिला है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बनाया गया है, बताया गया, प्रस्तावित है दोस्तों। इसमें एक चीज़ आप और ध्यान से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसलिए नहीं होगा क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका ये है साहब संज्ञानात्मक, ये जीन पियाजे साहब का है, इसलिए ये नहीं होगा। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था तो यह ही नहीं, और प्रसुप्ति अवस्था भी ये नहीं है लॉरेंस का।
तो इसलिए आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होगा। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान, नहीं बड़ा होगा इससे, ठीक है, इतना ही पर देखिए दोस्तों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम देख रहे हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें जेंडर पक्षपात हो रहा है। ठीक है, आप जो है क्या कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि आप लड़कों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लड़कियों की कम ध्यान दे रहे हैं। यानी कि अगर कोई मैडम आती है और वो लड़कियों को ज़्यादा ध्यान दे, लड़कों को कम ध्यान दे, तो वो भी जेंडर पक्षपात करती है। यानी कि कोई पुरुष शिक्षक आता हो, पुरुष शिक्षक लड़कों को ज़्यादा ध्यान दे, लड़कियों पर कम ध्यान दे, लड़कियों को कम एजुकेटेड करे, कम शिक्षण पाठचर्या में शामिल करे, तो निश्चित तौर पर यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण होता है। इसलिए दी गई परिस्थिति में शिक्षक के द्वारा लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है, जो हमारे RTI 2009 के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। राइट टू एजुकेशन के तहत जेंडर पक्षपात नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? दोस्तों बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन था, सीटेट में पूछा गया है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? माने कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम किया जाए तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों? तो निश्चित तौर पर आप यह समझिए कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए कक्षा में इस विषय पर परिचर्चा कराने से बच्चों को समाज में फैली भ्रांतियों को अस्वीकार कर सभी के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित करने में आसानी होती है। इसलिए हमें यह चाहिए कि इस तरह का जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए बच्चों में जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करें। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करें। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं का महत्व नहीं देना है, जेंडर पृथक खेल समूह नहीं बनाना है। चलिए, और साहब निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव आंसर है। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो जब सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आ जाती है, आप लोग को बता दूं कि जब सामाजिक चिंतन पर आ जाए और सामाजिक एवं सांस्कृतिक की बात आ जाए, तो ये लेव बैगोट्सी साहब हैं। इन्होंने ही सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर सिद्धांत को तैयार किया है दोस्तों। लेव बैगोट्सी साहब ने बताया है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। और अरस्तु भी ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि लेव बैगोट्सी साहब आंसर हो जाएगा। जीन प्यारे साहब नहीं होगा, लॉरेंस कोलबर्ग नहीं होगा, और जॉन बी वाटसन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। जिगसो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, विद्यार्थी का नाम है, स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को बैगोट्सी किस तरह संबोधित करते हैं? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। जिगसो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। ये कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है। जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद से इसके बारे में गेस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि 5 वर्ष की नजमा घर में है या कहीं भी है, वो बात करती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला दो। कोई देता है कि यह वाला हल्का नीला रंग का देता होगा।
तो वो कहती है कि नहीं नहीं, यह नहीं, गाढ़े रंग का दो जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को बैगोत्सी किस तरह संबोधित करते हैं? तो संबोधित किस तरह से करते हैं? तो यह जो है आपका बैगोत्सी साहब कहते हैं कि कोई भी अधिगम दो स्तरों पर संपन्न होता है। कोई भी अधिगम दो स्तरों पर संपन्न होता है। पहला, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया, तथा दूसरा, अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव को मानसिक संरचना में समाविष्ट करना। दोस्तों, तो व्यक्तिगत वार्ता के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया आप कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दे सकते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। अब बच्चों को एक बार इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, आत्मकेंद्रित वार्ता दिया है तो इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि खुद से बात नहीं कर रहा है, किसी न किसी से बात कर रहा है वो, तो इसलिए आपका व्यक्तिगत वार्ता में ही आप इसमें टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। दोस्तों, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग और ढांचा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब ढांचा पर जाएंगे दोस्तों। क्यों? इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, SCAFFOLDING, स्कैफोल्डिंग। लैब बैगोत्सी कहते हैं कि छात्र के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक अध्यापक अथवा अनुभवी सहयोगी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पार या ढांचा कहते हैं। यानी बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये बैगोत्सी का उदाहरण है, बैगोत्सी ही कहते हैं, बैगोत्सी साहब कहते हैं कि ये बच्चों के लिए ज़रूरी भी है और उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ढांचा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है या विश्लेषित करता है? तो जब जीन पियाजे की चर्चा हो रही है दोस्तों, तो थोड़ा सा और चर्चा कर लीजिए आप लोग कि जीन पियाजे के द्वारा वर्णित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। ये जो अवस्था है, ये जो ऑपरेशन अवस्था है, इसमें क्या होता है, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक ये अवस्था चलती है और इस अवस्था में बालकों द्वारा 3 मानसिक निपुणताएं हासिल कर ली जाती है। पहला, विचारों की विलोमता, माने विचार जो एक दूसरे आदमी का उल्टा विचार भी वो एक विचार से दूसरा उल्टा विचार भी सीख लेता है। संरक्षण करना और वर्गीकरण एवं चूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करना, ये सब चीज़ सीख लेता है दोस्तों। तो आप इसमें संरक्षण की बात आ रही है, ठीक है, और कक्षा में समावेशन की बात आ रही है, तो वो समावेशन सीख लेता है, आपका जवाब देना सीख लेता है, उल्टा बात भी समझना, किसी के तथ्यों को विपरीत करना, विलोम करना भी वो सीख जाता है दोस्तों इस अवस्था में। तो इसमें बी आपका ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 9th क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, जब संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे ही आते हैं दोस्तों, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे साहब की संरचना है, जीन पियाजे साहब की संरचना है। तो इस संदर्भ में आप उत्तर तो आप लगा सकते हैं स्कीमा में, लेकिन थोड़ा सा आप वर्णन कर लीजिए और इसको जानिए डिटेल से
कि जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से जो अवस्था सब बताया है, उसमें प्रथम अवस्था सब जानते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। इसी अवस्था की 6 अवस्थाएं भी वर्णित की गई है, जिसमें स्कीमा के बारे में भी चर्चा किया गया है। प्रथम सुन लेने के बाद भी थोड़ा याद हो जाएगा दोस्तों, वीडियो को बार बार सुनिएगा। प्रथम अवस्था 6 अवस्थाओं में बताया है कि प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था, दूसरा बताया है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, तीसरा बताया है गौण तृतीय प्रतिक्रिया की अवस्था, चौथा बताया है गौण एस्कीमा या एस्कीमटा प्रतिक्रिया के समन्वय की अवस्था, पांचवा वृत्तीय तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, और छठा मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यानी कि आपका एस्कीमा संज्ञानात्मकता से और जीन पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए किस तरह का सीटेट क्वेश्चन सीबीएसई तैयार करती है। तो आकलन विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना नहीं, श्रेणी नहीं, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। हाँ, भ्रांतियों को, बच्चे की भ्रांतियों को समझ करके तब उसके भ्रांतियों को आप स्पष्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना नहीं, ये भी नहीं। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्णता, ये सब नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको बी, किसी भी विषय पर बच्चे का आकलन करने से उस विषय से संबंधित बच्चे की समझ एवं भ्रांतियों के बारे में पता चलता है। जब आप बच्चे का आकलन करते हैं, जो क्या मिस्टेक हो रहा है, ए लिखने के लिए बच्चों को दिया जा रहा है वो डी लिख दे रहा है, या बी लिखने के लिए दिया जा रहा है तो कभी डी लिख देता है, बी लिखने की बात आती है तो कभी डी लिख देता है। इस तरह का समस्या बच्चों में आता है, बहुत सारी समस्या आता है। तो उसको समझना आकलन के प्राथमिक उद्देश्य यही है, और उसे समझकर शिक्षक उसे दूर करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन यहीं पे है दोस्तों, 11 भी है और 12 भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में, आईक्यू के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धि के बारे में सही है। तो दोस्तों बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ये तो सरासर गलती है दोस्तों। कोई बच्चा जन्म से बुद्धिवान नहीं होता है, और बुद्धि पेट से लेकर नहीं आता है, माँ के गर्भ से। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जाता है, तो ये भी सही बात नहीं है, सही बिंदु नहीं है। बुद्धि एक सकारात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, ये भी नहीं है। बुद्धि बहुआयामी है दोस्त, ये जो पॉइंट है बुद्धि बहुआयामी है, ये पॉइंट आपका सही है कि बुद्धि जो है बहुआयामी प्रकृति की होती है तथा यह जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यह एक जटिल योग्यताओं का समूह है, इसलिए ऑप्शन डी होगा दोस्तों। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए एक बार और। ठीक है। अब नेक्स्ट आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही जो है एक बच्ची है, क्लास में पढ़ती है, जो हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों, एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं जो हम लोग देखते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? मौलिक का मतलब खुद का होता है, उसका किसी से देखा हुआ नहीं होता है, किसी की नकल की हुई नहीं होती है। मौलिक का मतलब वो होता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा आप ये जानिए कि ये सृजनात्मकता की बात कर रही है। सृजनात्मक विकास, सृजनात्मक विचारक किसी समस्या का एक से अधिक समाधान के बारे में विचार करते हैं जो कि उनके मौलिक विचार होते हैं, यानी कि खुद के विचार होते हैं, कोई नकल करने वाले विचार नहीं होते हैं। तो खुद का जो विचार होगा दोस्तों, वह सृजनात्मकता का चर्चा करेगा, बताएगा उसके बारे में।
तो चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। ऑप्शन दोस्तों यहाँ से हमको मिल रहा है सृजनात्मक विचारक, अभिसारक विचारक, अनम्य विचारक और आत्मकेंद्रित विचारक। तो हम इसमें आपको सहयोग करेंगे सृजनात्मक विचारक की ओर चलिए और इसमें टिक लगाइए दोस्तों, करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन जो है 13 नंबर की ओर चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप क्या करना चाहिए इसको आप देखिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये तो सरासर गलत है दोस्तों। ये तो किसी भी कीमत पर इस तरह का स्टेटमेंट बच्चों के साथ में नहीं शेयर करना है। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता नहीं, ये भी संभव नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ना अपनी, ये क्या लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा इसको और देखिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। हाँ, शिक्षक को हमेशा इस तरह का क्रिएटिविटी रखना चाहिए दोस्तों कि कैसे बच्चों को विकास किया जाए, किस तरह से बच्चों की सहभागिता हो और उसको नए तरीके से ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि उसमें कैसे सुधार हो। क्या हम करें, किसी विषय को पढ़ाते समय जब शिक्षक यह महसूस करने लगता है कि विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता और रुचि दोनों में कमी आ रही है, तो उसे चाहिए कि वह अपने शिक्षण पद्धति में बदलाव लाए, उसे मनोरंजन तरीके से पढ़ाए, जिससे बच्चे आपके साथ बंधे रहे बॉन्ड के द्वारा, चाहे जिस तरह का बॉन्ड हो, स्नेह का बॉन्ड हो, स्नेह के बॉन्ड से ही उसे ये करना है। कभी कभी हम शिक्षक उसमें कभी फेल हो जाते हैं, एक शिक्षक होने के नाते मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये फेल नहीं होना है। बच्चों को इस तरह का उसे जोड़ करके रखना है, स्नेह के तरीके से क्लास में बांध के रहना है, प्रेम से संबंध से जैसे हो, और उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों समावेशी शिक्षा से, समावेशी कक्षा से। कि क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन तो नहीं करना चाहिए, तो गलत हो गया। कभी तैयार करना चाहिए शैक्षिक योजना को, तो ये भी गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, और डी भी देख लीजिए पहले, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। नहीं, हतोत्साहित होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, निगेटिव पॉइंट ये हो गया। और ये भी था कभी जब भी होगा तो ये गलत हो गया, नहीं हो गया तो ये भी गलत हो गया। आपका सी ऑप्शन सही होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही है कि शिक्षक को सक्रिय रूप से आपको तैयार करना चाहिए विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सदैव सक्रिय रूप से तैयार रखना चाहिए, जिससे वह बच्चों को सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा भाषाई के आधार पर भेदभावों को समाप्त कर सभी को एक समान शिक्षा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों 15 नंबर, 30 नंबर का ये सेट है जो पूछा गया है, इसको बढ़िया से देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन का सेट है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। पठन वैफल्य, हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा दोस्तों, लेकिन ये जो है ना डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया। इसका मतलब होता है कि पढ़ने में अक्षमता,
पढ़ने में अक्षम, बच्चे पढ़ने में अक्षमता होते हैं, तो ये डिसलेक्सिया है, जिसको हिंदी में पठन वैफल्य, पठन विफल्य कहिए, विफल हो जाता है, से ग्रसित बच्चों में धारा प्रवाह पाठ पढ़ने की अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका इसमें धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता से हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न्यून अवधान विकार नहीं है, अपसारी चिंतन नहीं है, पढ़ने में धारा प्रवाहित तो है ही नहीं, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार करवाना ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। शिक्षा के अधिकार से रहता है। आप शिक्षा के अधिकार से सारा क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक और विवृत्ति नहीं दोस्त, ये भी नहीं होगा। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये भी नहीं होगा। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध, तो व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 दोस्त आपका समर्थन करता है कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। अभी नरेंद्र मोदी फिर जो आपका एजुकेशन सिस्टम लाया है उसमें भी व्यावसायिक शिक्षा की बात हो रही है कि बच्चे शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेंगे, ठीक है, चाहे वो रशियन हो, जर्मन हो, अमेरिकन हो, वो भी जो चाहे सीख सकते हैं, सिलाई कटाई करना चाहे वो भी कर सकते हैं। हमने व्यावसायिक शिक्षा की ओर अभी का एजुकेशन जोर दे रहा है दोस्तों, इस पर ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। संरचनावादी ढांचे में अधिक प्राथमिक, संरचनावादी ढांचे में अधिगम है, अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होगा? नहीं, तो देखते हैं दोस्त, यंत्रवत याद करने पर आधारित होगा। जैसे यंत्रवत आ गया और याद करने पर जोर नहीं दिया गया है दोस्तों। प्रबलन पर केंद्रित होगा, प्रबलन पर भी केंद्रित नहीं होगा दोस्तों। अनुबंधन द्वारा अर्जित होगा, बॉन्ड द्वारा, माने एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा अर्जित नहीं होगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, अवबोधन, उसे खुद ज्ञान लेना है दोस्तों, ज्ञान करा करके संरचनावादी ढांचे में उस बच्चे को ज्ञान करा करके वो सीखेगा, तभी वो कर पाएगा, यानी उसे जागृत, उसके बौद्धिक चेतना को जगाना होगा। संरचनावादी अधिगम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है और यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर चलेंगे। 18 की ओर चलेंगे। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सहजानुभूत सिद्धांत के बारे में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए पहले कि किसी विषय को उदाहरण से पढ़ाने से बच्चे को उस विषय के बारे में आसानी से समझ आ जाता है, इसलिए इसे सहजानुभूत सिद्धांत भी कहते हैं। जब कोई उदाहरण दे करके बच्चों को आप पढ़ाइएगा तो जल्दी वो समझ में आता है, सिद्धांत तुरंत समझ में नहीं आता है। किसी की प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों, कोई जो ओम्स का लॉ लिखा हुआ है, ये बड़े क्लास के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओम्स का लॉ जो है पहले रिसर्च होता है, पहले प्रैक्टिकल होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, फिर सूत्र निर्धारित होता है। कोई जो मनोवैज्ञानिक जो आपको नियम बनाया है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली, तो निश्चित तौर पर पहले उसने शोध किया है, रिसर्च किया है विकास के बारे में, फिर अंत में जा कर के एक दो पंक्ति में वो उसका सार देता है। तो इस तरह से अनेक घटनाओं के बारे में जब बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को करना चाहिए कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांत को चुनौती देना चाहिए। यह आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बार बार याद कराने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। दंडित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सिद्धांतों को अनदेखी करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है?
छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित, ठीक है, क्या विशेषता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में छात्रों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है, छात्रों की समझ सरलता से विकसित हो पाती है जिसमें, और पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहना है, गलत है, यंत्रवत भी नहीं रहना है, गलत है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और ये भी नहीं है, आपको बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना है ना, छात्र केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा में है, शिक्षक को बच्चे जो कहेंगे उसी के आधार पर उसी से उसको ले जाना है, एजुकेशन देना है, अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहिए। कहीं कहीं हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, चूँकि हम लोग समय में शिक्षकों की ताकत से हम लोग पढ़ते थे, उनके डर से पढ़ाई होती थी, और अभी बिल्कुल विपरीत है दोस्तों। इसलिए अभी पढ़ाना बहुत विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है विद्यालय में। जब आप पढ़ाते हैं तो तब पता चलता है, जब आप पढ़ाने वाले होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रतिकूल विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज का जो तरीका है बिल्कुल विपरीत हो गया है। पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, अभी बाल केंद्रित शिक्षा हो गया है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश डैश है, क्या है? पूर्णतया अलग है? नहीं भाई। स्वतंत्र है? नहीं। संबंधित है? तो इसको संबंधित रहता तो सी, सन्निहित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांत, बड़ा अच्छा पॉइंट सब है दोस्तों। तो संरचनावादी सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इसे विलियम उंट द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए व्यक्ति को सक्रियात्मक आधार पर अधिगम से जोड़ना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन को देखेंगे, ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप एक एक करके पढ़िए तो आपको समझ में आएगा जो कौन सा आंसर होना चाहिए। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, स्मरण तो हटा ही दीजिए। अधिगम यंत्रबद्ध है तो ये भी हटा दीजिए। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी हटा दीजिए। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। 22 क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो दोस्तों, जब शिक्षक के द्वारा उदाहरण सहित विषय की व्याख्या किया जाता है तो विद्यार्थियों को उस विषय पर सही अवधारणा बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, बच्चा सजग हो उठता है और बच्चा को सीखने के लिए मिलता है। जैसे मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया है दोस्तों, धनहारी प्रखंड का। और वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ के बच्चे डॉक्टर रासलाल यादव साहब को जानते हैं। वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, बिहार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो और उनका जो लड़का है राहुल यादव IAS कोचिंग चलाते हैं दिल्ली में, और लॉ एंड ऑर्डर से वो पढ़ाते हैं। यानी कि दिल्ली में एक ऐसा संस्थान है जिसने जज को तैयार किया है पढ़ा करके। तो उनका वो बहुत फेमस है, नेम एंड फेम वाले हैं। तो मैं उनके बारे में उदाहरण देता हूँ पढ़ाने के क्रम में कि देखिए पढ़ाई का ये पावर है बाबू। इन्होंने सब कुछ हासिल किया जीवन में। जो लोगों को एक गोल होता है, एक एम होता है, मंजिल होती है, वहाँ तक उन्होंने पहुँचा। उनका पावर है। लोग बड़े लोग, पैसे वाले लोग उनसे जाकर मिलते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। यानी कि एजुकेशन सचमुच शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया वो ज़रूर दहाड़ता है। तो आप विद्यार्थियों को इस तरह से उदाहरण दे करके, न्यूटन्स का, एडिसन का जो मंदबुद्धि का बालक था, उसकी माँ ने पढ़ा लिखा करके साइंटिस्ट तैयार कर दिया, इस तरह का उदाहरण आप देंगे तो बच्चे में पढ़ने के प्रति बोध उत्पन्न होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होता है, और वो भी सोचता है कि मैं भी पढ़ूं। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन जो है आपका
इसका ऑप्शन देखिए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका। हाँ, प्रभावशाली बात है, ये तरीका है। भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है तो कभी नहीं होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। यहीं पर आप स्टॉप कर जाइए, ऑप्शन देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन 22 था, तो इस क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, अरे यार क्यों ऐसे ऐसे उछल कूद मचा रहे हो? यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। देखिए दोस्तों, अभाव तो कभी जीवन में होगा ही नहीं पैदा। यह अवधारणात्मक समझ के बारे में कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर क्या कहता है, ध्यान केंद्रित करता है, बजाय ये भी दोस्तों नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम बच्चों को बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा अच्छा है दोस्तों। दो चीज़ है, पुरस्कार और दंड। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कम बढ़ती है, दोनों नहीं होगा। यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों पहले इसके बारे में आप थोड़ा देखिए, डी ऑप्शन बाद में दिखाते हैं। अधिगम गतिविधियों में लगातार पुरस्कार या दंड देने से बच्चों में प्रेरणा शक्ति एवं दंड का डर दोनों ही समाप्त होने लगता है। आप लगातार पुरस्कार दीजिएगा, सही बात है, तो पुरस्कार का कीमत कम हो जाता है, और दंड भी देंगे तो दंड का भी प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इससे अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक रुचि या जिज्ञासा कम होने लगती है। निश्चित तौर पर उसकी जो स्वाभाविक रुचि है और जिज्ञासा है पुरस्कार के प्रति, वो भी घट जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है, तो आपका ये डी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? कौन सी प्रथाएं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। पहले तो दोस्तों क्या क्या गलत होगा पहले उसको आप ट्रेस कर लीजिए। ये गलत हो जाएगा, शारीरिक दंड भी गलत हो गया, और इससे सी होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सहयोगात्मक अधिगम, वास्तव पर्यावरण, ये भी होगा। 2-3 आपका ऑप्शन में कहाँ है? ये बी में है, तो बी आपका ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 25 में। शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो एक व्याख्यान देकर नहीं दोस्तों, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके नहीं दोस्तों, बार बार यांत्रिक अभ्यास जब ये होगा तो नहीं होगा दोस्तों। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके, हाँ ये दोस्तों सही ऑप्शन होगा। अवसर उपलब्ध कराएगा अन्वेषण और परिचर्चा के लिए, तो ये आपका सही हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है दोस्तों। तो समझिए कि बच्चों को किसी समस्या का समाधान करवाने के लिए किसी भी शिक्षक को चाहिए
कि वह बच्चों को उस समस्या को अपने अनुभवों के आधार पर समझाने और उन अनुभवों पर आधारित विचार मंथन कर उनके समाधान के लिए प्रेरित करें। बात तो सही है कि इस तरह से ही हम कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ये तो नहीं होगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व, ये भी नहीं होगा दोस्तों। और गलत उत्तरों की अस्वीकार करके एवं दंडित करके, ये भी नहीं होगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, हाँ ये आप डी ऑप्शन को लगा सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन, बहुत कम समय है, जल्दी हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन पर आप आ गए हैं, देखते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? वृद्धि एवं विकास दोनों जो है तीव्र गति से। तो दोस्तों ये जो है कन्फ्यूजन वाला रहता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें नहीं कन्फ्यूज होना है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आंसर होगा। बाल्यावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था नहीं होगा, और किशोरावस्था वयस्कता भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, उसको टिक लगाना है दोस्तों। हम जानते हैं कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते रहते हैं। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसे सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? और क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि विकास सिद्धांत नहीं है, और हमें सिद्धांत नहीं है ढूंढना है। तो पहले है ढूंढ लीजिए, ये है विकास परिवर्त्य है, विकास जन पर्यंत सिद्धांत होता है, विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो 3 ठो जब सही हो गया तो चौथे ना नहीं होगा दोस्तों। विकास सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, प्रभावित करते हैं दोस्तों। ये भी सही था लेकिन नहीं लगा दिया, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं तो चारों सही हो जाता है, उपरोक्त सभी हो जाता है। इसमें ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों? तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण जो है आनुवंशिक एवं वातावरण की जटिल पारस्परिक क्रिया है। इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग दर से विकसित होते रहते हैं। प्रत्येक की रुचि, एप्टीट्यूड इत्यादि में अलग अलग हो सकता है। यह विभिन्नता एक अध्यापक के लिए विविध प्रकार के बच्चों को पढ़ाने में एक चुनौतीपूर्ण समस्या आती है, परंतु एक शिक्षक जो है उसे दूर कर लेते हैं। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो जटिल पारस्परिक क्रिया जो है दोस्तों यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बहुत अच्छा अंतिम क्वेश्चन दोस्त इस सेट का 30 नंबर। ये 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण? देखिए दोस्तों, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है तो परिवार जो है आपका पहला है, ये पहला उदाहरण है, फर्स्ट। यहीं से बच्चा सीखता है, पहले यही स्कूल होता है उसका, प्रथम पाठशाला होता है, माँ बाप ही प्रथम टीचर होते हैं। और उसके पास जो है दूसरा खोज रहा है, सेकंड द्वितीयक सामाजिकरण व्यवस्था वाला। तो ये विद्यालय आपका हो जाएगा दोस्तों। विद्यालय जो गाँव घर से पढ़ करके बच्चे विद्यालय ही जाते हैं जहाँ पर वो सीखते हैं। तो द्वितीयक संस्था जो सामाजिकरण वाला विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 30 सेट तैयार हुआ दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। परमानंद कुमार फिर आपसे विदा हो रहा है अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू, बाय बाय, रब्बा खैर।